ऑलराइट क्लास, थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अगर आप मुझे बताएं तो 2D सिस्टम में इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता था? यस, 2D सिस्टम में हम इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखते हैं? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, mx प्लस बी। वेरी गुड। ये एक तरीका है लिखने का, बिल्कुल सही और मोस्ट कॉमन तरीका है जैसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे कि y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसके अलावा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इस तरह के आपने तकरीबन 5-6 चीज़ें पढ़ी होंगी जिससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम 3D में आते हैं तो ये सारी लाइन की इक्वेशंस जो हैं ये फेल हो जाती हैं। तो अगर आप बोलें कि सर आप थर्ड वेरिएबल ऐड करते हैं, यानी मिसाल के तौर पर आपने y एक इक्वेशन लिखी हुई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। ये मैंने इक्वेशन लिखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। आप कहेंगे सर ये 2D के अंदर लाइन की इक्वेशन है। ओके, मान लेते हैं। फिर मैं बोलूँ कि भाई 3D के अंदर इस लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी? तो क्या करें, इस इक्वेशन में क्या चेंज करना चाहिए कि 3D की इक्वेशन बन जाए, 3D की लाइन की इक्वेशन बन जाए? z ऐड कर दें। एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है हमारी कि हाँ सर इसमें एक काम करते हैं, z का जो टर्म है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं एक z वाली टर्म ऐड कर देता हूँ। तो 3x प्लस 4y प्लस 2z मिसाल के तौर पर इज इक्वल टू 6। पूरी इक्वेशन वही रही लेकिन एक z वाली टर्म आपने ऐड कर दी। तो अब आप कह सकते हैं सर ये लाइन की इक्वेशन बन गई है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपने प्लेन की इक्वेशन बना दी है। तो यानी 3 डायमेंशन में जो लीनियर इक्वेशन होती है वो प्लेन को जाहिर करती है, नॉट अ लाइन। अच्छा भाई, ये कैसे हो सकता है? थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होता है। तो अब मैं आपको एक लाइन इज ऑलवेज नहीं, 3D में भी लाइन होती है भाई। अगर आप पेन पकड़ते हैं हाथ में, पेंसिल पकड़ते हैं, तो क्या वो एक लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? और वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है और आप उसे रियल वर्ल्ड में पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने 3D के अंदर आपने एक पेन या पेंसिल पकड़ा हुआ है ना, तो वो लाइन तो एग्जिस्ट कर रही है। वायर, वायर इज एन एग्जांपल ऑफ अ लाइन इन अ 3D स्पेस। थ्रेड, स्ट्रिंग्स, ये सब लाइन है। तो बेटा इनको लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दे आर ऑब्जेक्ट्स बट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ लाइन। जब हम किसी प्रॉब्लम की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें स्ट्रिंग्स को लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें हम वायर्स को लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथ तो पढ़ते इसलिए ताकि हम थ्री ऑब्जेक्ट्स को मॉडल कर सकें दाल। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही चीज़ जो एक ही टाइप ऑफ इक्वेशन जो 2D के अंदर लाइन को जाहिर कर रही है लेकिन 3D में आते आते वो प्लेन बन जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं लिखूँ x इज इक्वल टू 5, मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 5 और ये बताएं कि ये 1 डायमेंशन में क्या रिप्रेजेंट करता है। नहीं, देखें अगेन 1 डायमेंशन की बात हो रही है। 1 डायमेंशन का मतलब है देयर इज नो एक्स वाई प्लेन, पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। 1 डायमेंशन डॉट रिप्रेजेंट करता है। वेरी गुड। 1 डायमेंशन का मतलब होता है, ये हम नंबर लाइन की बात कर रहे हैं, तो नंबर लाइन की अगर बात करेंगे तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। x इक्वल्स टू 5 1 डायमेंशन में, इन 1 डायमेंशन में एक पॉइंट होता है। 1D इज अ पॉइंट। लेकिन इसी x इज इक्वल्स टू 5 को आप 2D में ले जाएं, फिर क्या रिप्रेजेंट करता है x इज इक्वल टू 5? तब ये लाइन रिप्रेजेंट करता है। वेरी गुड। तो डायमेंशन चेंज करने की वजह से वही वैल्यू, वही इक्वेशन हमारे पास शेप चेंज करती है, लाइन रिप्रेजेंट करती है। और जब इसी चीज को हम 3D में ले जाते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है?
नहीं, सरफेस नहीं कहेंगे हम, उसे प्लेन कहते हैं। सरफेस अच्छा लफ्ज होता है प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है हमारे पास 3D के अंदर वही x इक्वल्स टू 5 एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपने करना ये है, those who have phones available with them, उन्हें ये काम ही करना है कि मैं एक लिंक दे रहा हूँ यहाँ चैट पे, ठीक है, डेस्मोस का लिंक है। हाँ भाई, डेस्मोस का पता है आपको? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड अली, ये डेस्मोस का ग्राफिंग कैलकुलेटर है। तो ये डेस्मोस का लिंक है, इस लिंक पे आपने जाना है और ये लिंक पे ये टाइप करना है x इज इक्वल टू 5 और फिर नीचे वो ऑप्शन देगा एक्सपैंड इट इन 3D। तो पहले आप देखिएगा जैसे आप x इक्वल टू 5 टाइप करते हैं आपको एक लाइन रिप्रेजेंट करवाएगा वो, लेकिन जैसे ही आप उसे एक्सपैंड इट टू 3D करेंगे तो वो लाइन को चेंज कर देगा एक प्लेन के अंदर। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वाव फैक्टर नहीं है बहरहाल, लेकिन ये आपको एक ना ही आपके इस चीज़ के अंदर स्टडी करने के लिए है ज़रूरी, लेकिन एक एज आपको मिल जाता है कि हाँ चीज़ समझ सकते हैं आप कि हाँ एक्स्ट्रा टर्म ऐड करने से भी हमारी लाइन जो है वो 3D के अंदर लाइन नहीं रह रही बल्कि प्लेन बन रही है। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं x की टर्म डाल दूँ, मैं y की टर्म डाल दूँ, मैं z की टर्म डाल दूँ, वो हमेशा एक प्लेन की इक्वेशन ही रहेगी 3D के अंदर। linear equation in 3D system always represents a plane. We are talking about Cartesian coordinates. ये बात समझ में आ गई? हाँ भाई बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आती है? So we need something else to represent a line in a 3D space. और वही वर्किंग अब हम करने वाले हैं कि अब लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करें। तो हम उन तरीकों पे नहीं डिपेंड कर सकते जो हमने 2D में पढ़े थे, अब हमें नया तरीका डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर दैट जी x is equals to 5, y is equals to 3, this would be a point in 3, this would be a point in 3D। ये आप बात कर रहे हैं 2D में बात कर रहे हैं 3D में बात कर रहे हैं अली अम्मार? 3D में ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा एक्स वाई प्लेन के ऊपर। हाँ, अगर आप अलग अलग प्लॉट करेंगे तो ये दो प्लेन्स होंगी, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3, और अगर साथ में प्लॉट करेंगे तो ये एक वो होगी, पॉइंट बनेगा। लाइन कैसे जाहिर कर सकता है ये बेटा? ये x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 3 लाइन जाहिर नहीं कर सकता। आप x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3 अगर एक ही चीज को जाहिर कर रहे हैं तो वो एक पॉइंट बनेगा, और आप कहेंगे नहीं सर ये दो अलग अलग चीजें, तो ये दो प्लेन्स बन रही हैं और ये दो प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। इज दैट क्लियर अली? यस, देयर इंटरसेक्शन वुड बी अ लाइन, बट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? क्या ये बोलेंगे कि भाई टेक द इंटरसेक्शन बिटवीन x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल टू 3? रिलायबल नहीं है ना, तो वी नीड अ सॉलिड सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग अ लाइन। बहरहाल अभी इतना मत सोचें अली, मैं अभी एक सिस्टम आपको देने जा रहा हूँ, उसके लिए भी आपको दिमाग चाहिए होगा सोचने के लिए, तो पहले हम उस पर काम कर लेते हैं, ठीक है। इमेजिन 3D सिस्टम, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम आप विजुअलाइज करें, इमेजिन करें, जिसमें x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, और इसकी हवा में यानी इस स्पेस में मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा जी, 3D सिस्टम के अंदर हम सहारा लेते हैं वेक्टर्स का। एक लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हम वेक्टर्स का सहारा लेते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि मैंने जो अभी लाइन बनाई है, इस लाइन पे कहीं पर भी एक पॉइंट आप अज्यूम कर लें, एंड लेट्स कॉल दैट पॉइंट P नॉट, और P नॉट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 3D के अंदर है तो x नॉट, y नॉट, z नॉट। ये वही वाला नॉट है जो फिजिक्स के अंदर T नॉट और इनिशियल को बात करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने एक पॉइंट अपनी लाइन पर अज्यूम किया है जो कि है x नॉट, y नॉट, z नॉट,
और पॉइंट का नाम है पी नॉट। अच्छा, पोजीशन वेक्टर क्या पढ़ा है आपने? पोजीशन वेक्टर क्या होता था? चीज पढ़ी है आपने पोजीशन वेक्टर? यस, व्हाट वुड ये लेंथ वन? नहीं नहीं नहीं, वो तो यूनिट वेक्टर होता था। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और आपके डिजायर्ड पॉइंट तक जाता है। लोकेशन वेक्टर भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली हमेशा ओरिजिन से शुरू होगा और पी जो आपकी लाइन जो आपका पॉइंट है वहां तक जाएगा। तो जो मैंने पी नॉट पॉइंट सेलेक्ट किया है अपनी लाइन के ऊपर, इसका पोजीशन वेक्टर बन सकता है। ठीक है, तो मैं एक पोजीशन वेक्टर बना रहा हूँ पी नॉट का। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और आपके पॉइंट तक आएगा वो। एंड लेट्स कॉल दिस वेक्टर आर। एक पोजीशन वेक्टर है पी नॉट का आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि जिससे मैंने लाइन की इक्वेशन बनानी है, उस लाइन पर एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के तौर पर कह लें, एक पॉइंट मैंने समझा है। वो पॉइंट का नाम रखा पी नॉट, उसका कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, और फिर उस पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर बना दिया। ठीक है, ओके। यही काम दोबारा करेंगे, एक और पॉइंट कंसिडर करेंगे हम। इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे आपके एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, फिर इसका दोबारा पोजीशन वेक्टर बनेगा। लेट्स कॉल दिस पोजीशन वेक्टर, अच्छा पहले वाले को मैं आर नॉट कह रहा हूँ, उसको मैंने आर लिखा है लेकिन मैं उसे आर नॉट कह लेता हूँ, इसको आर कह लेता हूँ। अच्छा, so right now in my system I have 2 points on my line and I have their position vectors named r naught and r। ठीक है, p नॉट का पोजीशन वेक्टर है r नॉट, p का पोजीशन वेक्टर है r। ये बात सबको समझ में आती है? अच्छा, अगर गौर करें आप, तो ये p और p नॉट ये लाइन पर पढ़ रहे हैं हमारे, तो इनसे भी तो एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 2 पॉइंट से एक वेक्टर बन सकता है, तो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो कि पैरेलल होगा हमारी लाइन से। और इस वेक्टर को मैं कहता हूं ए वेक्टर कह लेता हूं। जरा गौर करें, 3 वेक्टर्स आ गए आपके पास, 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स, पी नॉट का पोजीशन वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर, और इन दोनों के पॉइंट को हम कंसिडर करें तो एक आपका वेक्टर आ गया ए वेक्टर, जिसे मैं कह रहा हूं स्मॉल ए। ठीक है, और ये वेक्टर पैरेलल होगा मेरी लाइन से। इस डायग्राम में मेरे पास 3 वेक्टर्स आपस में जॉइंट हैं, और हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये जिस तरह से जॉइन है उसे लिखा जा सकता है कि आर वेक्टर बराबर है आर नॉट प्लस ए। सबसे पहले इसको समझें, हेड टू टेल रूल अप्लाई हो रहा है, आर नॉट कनेक्ट हो रहा है ए से, और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है आर। तो क्या ये एक्सप्रेशन लिखना सही है कि आर बराबर होगा आर नॉट प्लस ए के? यस। क्लियर है ना? हेड टू टेल रूल बिल्कुल ऐसी है, हमने हेड टू टेल रूल का सहारा लिया है और हमने ये इक्वेशन बना ली। ठीक है, अच्छा जी, ओके, मान लिया। अब एक और चीज चाहिए होगी हमें यहाँ पर। आर नॉट तो हमारे पास है ही है, लेकिन हमें एक और चीज चाहिए होगी। हम एक पैरेलल वेक्टर अज्यूम कर रहे हैं, हमारी लाइन से पैरेलल वेक्टर। वो पैरेलल वेक्टर कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, हमारी लाइन पर भी एग्जिस्ट कर सकता है।
पर आसानी के लिए मैं भी अपनी लाइन से दूर एक वेक्टर अज्यूम कर रहा हूँ और उसे नाम दे रहा हूँ v। ठीक है, एक नया वेक्टर, एक चौथा वेक्टर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, और ये चौथे वेक्टर की खास बात ये है कि ये हमारी लाइन से पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि ए से भी पैरेलल होगा। ठीक है, अब ये जो नया वेक्टर है ये कहीं पर भी आ सकता था, कहीं पर भी लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे मैं लाइन से दूर भी लिख सकता हूँ, इसे मैं लाइन के ऊपर भी लिख सकता हूँ। बहरहाल पर्पस क्या है इसको लाने का, इस चौथे वेक्टर को लाने का पर्पस ये, इसको मैं ए से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ए मेरा वेक्टर है जो मेरी लाइन पे पड़ रहा है, और वी जो वेक्टर है ये लाइन से पैरेलल है, तो यानी ए से ही पैरेलल होगा। और दो पैरेलल वेक्टर्स, इनके अंदर क्या खास बात होती है, इनके आपस में क्या ताल्लुक होता है दो पैरेलल वेक्टर्स का? दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच क्या चीज सेम होती है? नहीं, नहीं, डायरेक्शन। वेरी गुड। पैरेलल वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन सेम होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क होता है। यानी अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो मैं कह सकता हूं एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होगा किसी ना किसी नंबर से, तो ये माना जाएगा कि उन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, उनका डायरेक्शन वेक्टर सेम निकलेगा। बहरहाल इसका मतलब ए और वी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ए हमारी लाइन पे पड़ रहा है और वी को तो मैंने बनाया ही ऐसे है कि उनका वो पैरेलल हो हमारी लाइन के साथ, यानी ए के साथ। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई ए जो है वो v से बराबर होगा, लेकिन एक कोई नंबर उससे मल्टीप्लाई किया जाए जो उसको बराबर कर देगा। उस नंबर की जगह मैं यहां पे लिख रहा हूं t। तो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है a वेक्टर इज इक्वल टू t मल्टीप्लाइड बाय v वेक्टर। तो यानी मैं यहां पर t एक स्केलर है जो कि उस v वेक्टर से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, और ये स्टैब्लिश करना चाह रहा हूं कि भाई v और a में ये रिलेशन है कि आप v को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो t आ जाएगा। अब वो नंबर क्या है हम उससे भी कंसर्न नहीं है, हम जनरल बात कर रहे हैं कि हाँ t वो नंबर होगा और वो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे और वो आ जाएगा। ये बात समझ में आती सबको? यस क्लास, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास r इज इक्वल। पोजीशन वेक्टर का फायदा क्या होता है? पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करने का एक फायदा सबसे बड़ा ये होता है, पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट के लिए बनता है उसी पॉइंट की वैल्यूज वो वही वेक्टर बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बोलूँ एक पॉइंट है 3 + 5i, सॉरी 3 + 3i, एक वो वेक्टर मैं लिख रहा हूँ 3, एक पॉइंट लिख रहा हूँ 3, 6, 2, दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, 3, 6, 2, दिस इज अ पॉइंट। लेकिन इसका जब पोजीशन वेक्टर बनाया जाएगा तो यही वैल्यूज आई जे के साथ लग जाएंगी, तो यानी वो बन जाएगा 3i 6j + 6j + 2k। तो पोजीशन वेक्टर की सबसे आसान बात यही होती है कि उसका जो पॉइंट होता है वही वो वेक्टर होता है, और जो वेक्टर होता है वही पॉइंट होता है। तो यानी अगर जो वैल्यूज आपको पॉइंट की पता है उसे आप आई जे के की फॉर्म में लिख दें वो वेक्टर बन गया, और अगर आपको वेक्टर पता है तो वही वैल्यूज आप पॉइंट की फॉर्म में लिख दें तो पॉइंट कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर की सबसे अच्छी बात ये होती है, क्यों? क्योंकि इसका दूसरा पॉइंट 0, 0, 0 होता है, तो माइनस का कोई डिफरेंस आ नहीं रहा होता। जब हम वेक्टर बनाते हैं तो वेक्टर बनाने में पॉइंट के साथ जब माइनस किया जाता है, दो पॉइंट से वेक्टर बनाने में पहले पॉइंट में से दूसरे पॉइंट को माइनस किया जाता है तो वेक्टर बनता है। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। हाँ, तो पोजीशन वेक्टर में क्योंकि दूसरा पॉइंट 0, 0, 0 होता है, इसलिए पोजीशन वेक्टर का जो पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट होता है, वो ही उसी की वैल्यूज वेक्टर बन जाती हैं, उसी की वैल्यूज पॉइंट बन जाती हैं।
इससे अच्छा फायदा होता है हमारे पास। अच्छा बहरहाल, अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वेक्टर को लिखने का तरीका। पॉइंट को, क्योंकि आप फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे जो आप आईजेके का सहारा लेंगे, आप यहाँ पे नॉर्मल तरीके से वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। मैथ्स में इस तरह वेक्टर लिखा जाता है, और मैथ्स में वेक्टर लिखने का तरीका होता है एंगल ब्रैकेट से। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी आपको कि मैंने एक पॉइंट लिखा 3,6,2, तो पॉइंट मैंने लिखा होगा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। उसी तरह अगर यही वैल्यू 3,6,2 आप लिख दें, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स आप यूज करें एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स क्या चीज होते हैं? एंगल ब्रैकेट्स का मतलब है जो लेस ग्रेटर देन का साइन होता है वो वाले साइन यूज करते हैं हम। मतलब स्टार्ट करते वक्त हम लेस देन का साइन यूज करते हैं और एंड करते वक्त ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं। तो ये जो तरीका है लिखने का, ये कहलाएगा कि अब आपने ये वेक्टर शो किया है। एंगल ब्रैकेट से हम वेक्टर को शो करते हैं कई किताबों में। यस, थैंक यू बेटा हंसराज। तो एंगल ब्रैकेट्स आर यूज्ड, दीज आर कॉल्ड एंगल ब्रैकेट्स एंड दे इंडिकेट अ वेक्टर। तो 362 अगर मैं राउंड ब्रैकेट्स में लिखूं तो आपने समझना है कि किस चीज की बात हो रही है, पॉइंट या वेक्टर? पॉइंट, वेरी गुड। और 3,6,2 अगर मैं एंगल ब्रैकेट्स में लिखूं तो ये कौन सा ये क्या होगा? ये वेक्टर। और स्पेसिफिकली क्योंकि ये पॉइंट सेम है, तो जब पॉइंट और वेक्टर सेम हो तो इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर है। थैंक यू बेटा, वेरी गुड। तो अच्छा, अभी मैंने अपनी डेरिवेशन के अंदर ये जो पॉइंट कंसिडर किए थे पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और पी नॉट एक्स एक्स नॉट वाई और जेड नॉट, तो इनके पोजीशन वेक्टर भी लिखे जा सकते हैं। यानी यही वैल्यूज आपकी पोजीशन वेक्टर बन जाएंगी। और आर जो हमने पी को पोजीशन वेक्टर कहा था और आर नॉट जो पी नॉट का पोजीशन वेक्टर कहा था, उनकी वैल्यूज यही बन जाएंगी लेकिन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। तो जो मेरी इक्वेशन आई थी आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस टी वी, उस इक्वेशन के अंदर मैं एंगल ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ। आर की जगह लिख रहा हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इन एंगल ब्रैकेट्स इज इक्वल टू आर नॉट की जगह लिख रहा हूँ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट प्लस टी, क्योंकि स्केलर है तो स्केलर ही रहेगा। वी डिफाइन नहीं किया था, वो मैं डिफाइन कर लेता हूँ। वी एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू होगी, जो भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम कह रहे हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इन एंगल ब्रैकेट्स। तो वी एक वो वेक्टर बन गया। तो अब मेरी इक्वेशन बन जाती है प्लस टी इंटू मल्टीप्लाइड बाय एंगल ब्रैकेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेरी इक्वेशन थी आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस टीवी। मैंने उनमें वेक्टर पुट किए और उस फॉर्म में पुट किए एंगल ब्रैकेट्स की फॉर्म में। तो आर वेक्टर बन गया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इन एंगल ब्रैकेट्स। आर नॉट की जगह आ गया एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इन एंगल ब्रैकेट्स प्लस टी, मैं बताता हूँ टी क्या है, मल्टीप्लाइड बाय टी इज अ स्केलर राइट नाउ, और टी मल्टीप्लाई हो रहा है वी वेक्टर से, और वी वेक्टर को हम नाम दे रहे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी इन एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, देखिए मैंने आपको ऊपर समझाया था ए और टी वी, ए और वी का रिलेशन ये है कि बी और ए क्योंकि पैरेलल हैं तो इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क होगा, राइट। तो यानी वी को अगर मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो ए बन जाएगा, ऐसा ही है। तो वो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसे मैं यहाँ पर वेरिएबल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा था ए इज इक्वल टू टी वी। यानी v को आप t से मल्टीप्लाई, अब वो नंबर फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो नंबर 1/2 भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल v को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा a वेक्टर जो है वो v का हाफ हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं v को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा a वेक्टर डबल हो जाएगा v से। तो ये जो डिफरेंस ला रहा है a वेक्टर के अंदर v से रिलेशन, वो t है, तो एक वेरिएबल है, पैरामीटर कहते हैं हम इसको। इसका यही काम है, ये सिर्फ और सिर्फ स्केलर की वैल्यूज बताता है जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में प्लेट कर सकें और आपकी इक्वेशन बन सके। थोड़ा अभी और सेंस आ जाएगा, सो सब्र करें, अभी और क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने इक्वेशन लिखी है। अच्छा, अब जरा राइट हैंड साइड पे देखें। राइट हैंड साइड पे आपके पास दो वेक्टर्स हैं। पहले तो सबसे पहले ये टी स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इस स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ ए बी सी से, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई जेड इन एंगल ब्रैकेट्स इज इक्वल टू
एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इन एंगल ब्रैकेट्स प्लस टी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया टी ए कॉमा टी बी कॉमा टी सी इन एंगल ब्रैकेट्स। टी ए कॉमा टी बी कॉमा टी सी इन एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो इन वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है। वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका होता है एक्स कॉम्पोनेंट से ऐड होता है, वाई कॉम्पोनेंट से ऐड होता है, जेड कॉम्पोनेंट से ऐड होता है। ये आप वाकिफ हैं इस बात से, कोई नई चीज नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इन एंगल ब्रैकेट्स, और राइट हैंड साइड पे आ गया एक्स नॉट प्लस टी ए पहला कॉम्पोनेंट, वाई नॉट प्लस टी बी ये दूसरा कॉम्पोनेंट, जेड नॉट प्लस टी सी ये तीसरा कॉम्पोनेंट। और ये जो आपने बना ली है इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड vector equation of a line. We call this vector equation of line. यानी हम वेक्टर्स का सहारा ले रहे हैं 3D के अंदर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और सहारा भी कैसे ले रहे हैं, इतना अजीब सी बात है, जरा समझिएगा। ये जो इक्वेशन आपने बनाई है इससे आपको पोजीशन वेक्टर मिलेगा। आप इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट ए बी सी टी, तो ये तीन वैल्यू यानी एक रेफरेंस पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, एक वेक्टर पैरेलल वेक्टर ए बी सी बी जैसे हमने कहा था, और एक टी की वैल्यू। जब ये तीन चीजें आप इसमें पुट करेंगे तो उसके जवाब में आपको एक वेक्टर मिलेगा। वो वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर होगा। किसका पोजीशन वेक्टर होगा, वो आपकी लाइन के एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। तो जरा समझिएगा जो मैं आगे कहने जा रहा हूं। मैंने इतनी सारी वैल्यूज पुट करने के बाद एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट ए बी सी टी पोजीशन वेक्टर निकाला लाइन के एक पॉइंट का। ठीक है, अब अगर मैं टी की वैल्यू बढ़ाता हूं या कम करता हूं, क्योंकि पॉइंट और वेक्टर तो सेम रहेंगे, उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। टी वो वैल्यू है जिसे आप ट्वीक कर सकते हैं, यानी वो आगे पीछे कर सकते हैं। तो टी की वैल्यू जो आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और आप ये टी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट डालते चले जाएंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स आते चले जाएंगे पोजीशन, और वो सब पोजीशन वेक्टर्स होंगे किसके, आपकी लाइन के पॉइंट्स के। तो यानी हम इक्वेशन ऑफ लाइन, हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग पोजीशन वेक्टर्स। अब इमेजिन करें आप अपनी लाइन के, आपके हाथ में, सबके हाथ में पेन या पेंसिल होगा, तो उसे लाइन अगर कंसिडर करें तो इमेजिन करें उस पेन या पेंसिल का हर पॉइंट किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जब इन सारे वेक्टर्स को जोड़ा जाएगा तो आपकी लाइन प्लॉट हो जाएगी। बड़ा अजीब सा तरीका है 3D के अंदर लाइन को ड्रॉ करने का या लाइन को प्लॉट करने का। तो लाइन को प्लॉट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर का सहारा ले रहे हैं। जहां वो पोजीशन वेक्टर खत्म होगा वो पॉइंट आपका लाइन का पॉइंट होगा, और इन सबको जब कंबाइन करेंगे तो आपकी लाइन बन जाएगी। ये बात समझ में आती है? एक नया कॉन्सेप्ट है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, अच्छी बात है अगर आप इसे ग्रिप करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ अगर समझ में आए तो बड़ा मज़ा आता है इसको करने में। आगे जाके भी आपको इसको इन्वॉल्व होगी चीज़ें, तो ये बहुत काम की चीज़ बन जाती है। बहरहाल, अच्छा, अगर हमें पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए, फिर हमने इसे और ड्राइव किया, अभी ख़त्म नहीं हुआ है काम, हमने इसे और ड्राइव किया। ठीक है, तो ज़रा गौर करें, ये दो वेक्टर्स आपस में बराबर हैं। जब दो वेक्टर्स बराबर होते हैं तो उन्हें इक्वेट किया जा सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, राइट हैंड साइड पर है एक्स नॉट प्लस टी ए, वाई नॉट प्लस टी बी, जेड नॉट प्लस टी सी। तो मैं जब इनको इक्वेट करता हूँ तो मेरी तीन इक्वेशन सामने आती है मेरे पास। पहली इक्वेशन आती है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी ए। दूसरी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी बी। तीसरी इक्वेशन आएगी z इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस टी सी।
अब इन्हें वेक्टर से हटाकर तीन अलग अलग इक्वेशन में लिख दिया, तो ये तरीका, ये फिर वेक्टर इक्वेशन नहीं रही, अब ये कहलाता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो शक्ल बदल दिया आपने। वेक्टर की फॉर्म में लिखने का तरीका था वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, उन्हें अलग अलग करके तीन स्केलर इक्वेशन बना दो, तो ये कहलाती हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन। और फर्क क्या आ गया, इन लाइन से, इन इक्वेशन से आपको पॉइंट मिलेंगे अपनी लाइन के, एक्स वाई जेड, मतलब यहाँ पर भी वही वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं हम, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट ए बी सी टी, लेकिन आपको मिल क्या रहा है, अब पोजीशन वेक्टर नहीं मिल रहा, अब आपको पॉइंट मिल रहा है अपनी लाइन का। तो क्योंकि उसी से ड्राइव्ड है, तो आपका अब पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए, आपको पॉइंट चाहिए, तो आप एक्स वाई जेड डायरेक्ट निकाल लेंगे यूजिंग द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। हाँ अली देखो बेटा, बहुत सारे केसेस में आप उसी वेक्टर को, ए वेक्टर को ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां पर आप हमें सहारा लेना था। अगर मैं ए वेक्टर डायरेक्ट डिफाइन करता तो वो पी और पी नॉट की फॉर्म में डिफाइन होता, और पी और पी नॉट ऑलरेडी हमारे इक्वेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डिराइव करते वक्त सही लिंक नहीं करता, यानी इक्वेशन के अंदर सिर्फ ये दो ही पॉइंट नजर आ रहे होता, ठीक है। और अगर आपको वो दो पॉइंट नहीं गिवन होते तो फिर आप बोलते हैं मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बना ही नहीं सकता। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक चीज की एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। 2D के अंदर आप इक्वेशन बनाते हैं y माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। क्या यही तरीका आगे जाके नहीं बन जाता y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन? आपने पढ़ा है, ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग पढ़े, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले रिलेट करते हैं, दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, ऐसा है अली? हाँ भाई, कहाँ गए? अच्छा नहीं पढ़ा आपने, वेरी गुड। चले चाहे मैं पढ़ा देता हूँ, अभी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लाइन की जब हम इक्वेशन बनाते हैं, ये मैं थोड़ा सा हिस्सा कहीं और करवाया तो यहाँ करवाया, मैं पहले एक फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, y माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन। बल्कि काम करो, अभी नहीं कर रहे अली, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिजिकली मजा आएगा। तो एक काम करें, जब फिजिकल क्लास होगी ना तो मुझे रिमाइंड करवाएगा, अभी मैं आगे थोड़ा सा बढ़ जाता हूँ, ठीक है, और फिर टॉपिक निकल जाएगा, रह जाएगा, और टाइम भी कम रहेगा, ठीक है। तो जरा टॉपिक पे आए थे, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे, हमारी डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक वो है, पर्सपेक्टिव का मसला है। आप, मैं आपको पर्सपेक्टिव दूंगा इंशाल्लाह, तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। बहरहाल वापसी आते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन हमारे पास आ गई थी, तो अब हमने लाइन को लिखने के दो तरीके समझ लिए इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के, तीन 3D सिस्टम के अंदर। पहला हमने समझा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, दूसरा हमने समझा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। अब अगर आप गौर करें तो इन तीनों में टी आ रहा है, और ये इन तीन इक्वेशन में से क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इन तीन इक्वेशंस में से अगर आप तीनों में से टी को अलग कर लें, तो पहली इक्वेशन में से टी को अलग करता हूं तो वो बराबर होगा, टी बराबर होगा एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन ए। दूसरी इक्वेशन को अलग, टी को अलग करूं तो टी बराबर होगा वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी। और तीसरी इक्वेशन में से टी को अलग करूं तो टी बराबर होगा टी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट अपॉन सी। ये बात सबको समझ में आती है? तीनों इक्वेशंस में से मैंने टी को अलग कर लिया, तो जब तीनों इक्वेशन में से टी को अलग किया है, इसका मतलब ये है
कि ये तीनों इक्वेट की जा सकती हैं, और जब तीनों को इक्वेट करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म आ जाती है x माइनस एक्स नॉट अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस वाई नॉट अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस जेड नॉट अपॉन c. And this here is the third form of equation of line, which is called symmetric equation of line. Symmetric form of equation of line. वो वेक्टर फॉर्म थी, पैरामीट्रिक फॉर्म आई, फिर आई सिमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन. ये इसमें क्या फर्क है, ये टी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन ये आपस में डिपेंड कर रही होती. तो यानी ये तीन जो चीजें इक्वेट की हैं, तो इससे दो इक्वेशन सामने आएंगी. उन दो इक्वेशंस को मिलाकर आप अपनी लाइन की इक्वेशन बनाते हैं. डाल डिफरेंट डिफरेंट तरीके हमने पढ़ लिए हैं. इन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों को आप जरा क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं. बहुत सारी थ्योरी हो गई है. बहरहाल ये तीन चीज़ें जो आपने भी देखी हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, इनको समझना है, इनको याद रखना है, इन फॉर्मूलाज को. अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. Alright, the question I have written over here is, पहला पार्ट है, दो पार्ट है क्वेश्चन के. फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन. तो पहली चीज हमसे कही जा रही है फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, एंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट. मैंने पॉइंट तो दिया ही नहीं आपको. 5,1,3. The point is 5,1,3 and is parallel to the vector this I plus 4j minus 2k. तो देखें सब चीज़ें अलाइंड हैं आपके सामने. आपको वेक्टर इक्वेशन बनानी है. वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वेक्टर का बराबर होता है और उसके आगे वेक्टर आए थे, ठीक है. और उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं आपको. एक पॉइंट चाहिए होता है लाइन के ऊपर, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है 5,1,3 की फॉर्म में. तो ये जो 5,1,3 है हमारा, 5,1,3, ये क्या बन जाएगा, ये किसकी वैल्यूज बन जाएंगी,
नहीं नहीं नहीं, 513 पॉइंट है, वेक्टर नहीं मानेंगे हम। तो ये वो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट का हमने कहा क्या नाम दिया था, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। वेरी गुड, ये पॉइंट बनेगा एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। तो जो पॉइंट आपको दिया जाएगा वो आप कहेंगे उसे एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। तो ये हमारी 513 इसकी वैल्यूज आ गई, एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट। अच्छा भाई मान लेते हैं। दूसरी चीज जो आपको गिवन है आई प्लस 4j माइनस 2k, पहले तो मैं इसको वेक्टर नोटेशन में यानी एंगल ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, 1 4 माइनस 2। और ये वो क्या ये क्या होगा हमारे इक्वेशन के अंदर या हमारे फॉर्मूले के अंदर, ये क्या चीज जाहिर कर रहा है, 1 4 माइनस 2, ये कौन सा वेक्टर है, ए बी सी। ये वो वी वेक्टर है जो पैरेलल हमने अज्यूम किया था कि हमारी लाइन से पैरेलल है, ये वो वेक्टर है, वी वेक्टर है। यानी तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके लिए बन जाएंगे ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो अब आपने समझ लेना है कि लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजें आपको चाहिए होंगी, हमेशा कम से कम दो चीजें चाहिए। एक आपको पॉइंट चाहिए अपनी लाइन का जिसे आप एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, और एक आपको पैरेलल वेक्टर चाहिए अपनी लाइन के जिसकी वैल्यूज होती हैं ए बी सी। अब ये पैरेलल वेक्टर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से दिया जा सकता है। आपको ये पैरेलल वेक्टर डायरेक्ट दिया जा सकता है, इस सवाल में दिया गया है, या आपको ये पैरेलल वेक्टर निकालना पड़ सकता है दो पॉइंट्स के जरिए, तो वो अभी हम अगले सवाल में कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा गेम इसी चीज़ का है कि आपको समझना पड़ेगा कि हाँ पैरेलल वेक्टर कहाँ से निकालें और पॉइंट कहाँ से आए, और इन दोनों को मिला के आप डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बना देंगे। तो आप वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, therefore x, y, z in angle brackets x y z रहेगा क्योंकि इक्वेशन के वेरिएबल्स हैं। वेक्टर इक्वेशन क्या आती है, x नॉट प्लस ए टी, तो 5 x नॉट की वैल्यू प्लस ए टी, ए 1 है तो t ऐसे आ गया 5 प्लस टी, कॉमा y नॉट प्लस बी टी, टी बी सॉरी टी बी, तो y नॉट 1 प्लस b है 4 तो 1 प्लस 4t, z नॉट प्लस सी टी, z नॉट है 3 तो 3 प्लस सी आपका -2 तो 3 माइनस 2t। दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये बात सबको समझ में आती है? This is how we make the equation of a line in a 3D coordinate system, Cartesian. ठीक है, अगेन x, y, z वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन सिर्फ वेक्टर नहीं मांगी थी उन्होंने, पैरामीट्रिक की मांगी थी, तो बस इनको अलग अलग इक्वेट कर देते तो पैरामीट्रिक बन जाएगी हमारे पास। तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 5 प्लस टी, y इज इक्वल टू 1 प्लस 4t, इक्वेट करना है, दैट्स इट। z is equals to 3 minus 2t, and this makes your parametric equations, that's it। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन गई आपके पास। ये बात समझ में आती है? इजी। पार्ट बी देखें, फाइंड टू अदर पॉइंट्स ऑन द लाइन। दो पॉइंट बताने लाइन के, एक पॉइंट तो आपको 513 गिवन है, इसके अलावा कोई दो पॉइंट बनाने, ठीक है, जिसे आप रेफरेंस मानते हैं ना, वो पॉइंट टी की वैल्यू 0 के साथ रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जब आप टी 0 रखते हैं, मिसाल के तौर पर आपने टी 0 रखा, तो जरा पैरामीट्रिक इक्वेशंस में देखें क्या आएंगी इक्वेशंस, x इज इक्वल टू 5 प्लस 0 यानी 5, y इज इक्वल टू 1 प्लस 0 तो यानी 1, z इज इक्वल टू 3 माइनस 0 यानी 3। तो पॉइंट बन गया 513 जो कि आपका गिवन पॉइंट था टी की वैल्यू 0 रखने के ऊपर। तो इसका मतलब है टी की वैल्यू 0 कॉरेस्पॉन्ड करता है उस पॉइंट को जिस पॉइंट को आप रेफरेंस मान रहे हैं अपना। ये बात समझ में आती है? इसीलिए
क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड टू अदर पॉइंट्स ऑफ द लाइन, यानी इस पॉइंट के अलावा कोई दो पॉइंट निकाल के दिखाएं। तो उसके लिए आपको क्या चेंज करना चाहिए इक्वेशन के अंदर? वैल्यू ऑफ टी, वेरी गुड। तो हम टी की वैल्यू को ट्वीक करते रहेंगे, यानी आगे पीछे करते रहेंगे, हम जितने चाहे पॉइंट्स बना सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप टी की कोई भी दो वैल्यू कंसिडर कर लें तो आपके दो पॉइंट्स आ जाएंगे लाइन के। मैं एक टी की वैल्यू 1 के साथ बना देता हूँ, ठीक है, टी इज इक्वल टू 1। तो उससे इक्वेशन में वेरिएबल एक्स पैरामीटर इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू 5 + 1 6, वाई इज इक्वल टू 1 + 4 5, और z इज इक्वल टू 3 - 2 1। तो ये आ गया आपका पॉइंट 6, 5, 1, और ये भी आपकी लाइन पर लाई कर रहा है। क्या बात है, एक पॉइंट आ गया जो यानी t इज टू 1 पे लाई कर रहा है, और t इज टू 1 का मतलब है ये t इज टू 0 वाले पॉइंट से आगे होगा। यानी अब आप समझ सकते हैं कि हम t जो है ना यहाँ पर समझ लें ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे लाइन पर मूव कर रहे हो। जैसे आप t आगे बढ़ाते चले जाएंगे, आप लाइन पर आगे बढ़ते जा रहे हैं पॉइंट्स की फॉर्म में। t आप कम करते चले जाएंगे तो आप रेफरेंस पॉइंट से लाइन से पीछे आते जा रहे हैं लाइन के ऊपर। तो t के वैल्यू -1 भी रख लेते हैं। अब आप 2 भी रख सकते थे, कोई मसला नहीं। 2 पॉइंट मांगे आप, t1 और 2 रख के निकाल लें, अलग आ जाएगा, मसला नहीं है। t1 और -1 रख के निकाल लें, एक ही वो अलग पॉइंट आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। t इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा आपके पास 5 - 1 4, तो x इज इक्वल टू 4, 1 - 4 -3, z इज इक्वल टू 3 + 2 5। पॉइंट बन गया 4, -3, 5। ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। जो बच्चे t की वैल्यू 2 रख के पॉइंट निकालते उनका भी पॉइंट माना जाता। हाँ देखो बेटा समझो, देखो हम इक्वेट कर रहे हैं। एक मिनट पहले, अब्दुल्ला, सॉरी, तलहा, तलहा, हम दो वेक्टर्स को इक्वेट कर रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो जो कंपोनेंट्स हैं वो भी बराबर होंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर है एक्स वाई जेड, वो बराबर होगा जो राइट हैंड साइड पे वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स के। तो इसलिए x बराबर आया 5 + t के, x कंपोनेंट बराबर। y बराबर आया 1 + 4t के, क्योंकि y कंपोनेंट दोनों के बराबर इक्वल टू है ना। z बराबर आया z 3 - 2t के, तो यानी z इज इक्वल टू 3 - 2t। इस तरह से हम इक्वेट करके इक्वेशन बना रहे हैं। इज दैट क्लियर तला? ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट अरीबा, देखिए बेटा समझे, मैंने जो दो पॉइंट निकालने को कहा गया है पार्ट बी में, पहला वाला पार्ट ही पार्ट ए था, इक्वेशन बनाना दोनों, वो बना दी। और ये है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं कि भाई दो पॉइंट बताओ जो जो गिवन है उसके अलावा। तो पहले मैंने आपको समझाया कि वो जो गिवन पॉइंट होता है वो t इज इक्वल टू 0 की वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड करता है। यानी आप अगर अपनी इक्वेशन में t, क्योंकि देखा हम आपकी इक्वेशन t की शक्ल में आ चुकी है, पैरामीटर की फॉर्म में आ चुकी है, पैरामीटर आप बदलते चले आए, आपके पॉइंट्स आते चले जाएंगे। तो t 0 रखने में क्या पॉइंट आएगा? वो पॉइंट आएगा जिसे आपने अपनी इक्वेशन बनाते वक्त रेफरेंस पॉइंट माना है, इनिशियल माना था, x0, y0, z0 माना था। ठीक है, तो इसलिए हम t 0 के अलावा अदर पॉइंट्स जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया वो इसलिए इस्तेमाल किया ताकि t इज इक्वल टू 0 रख के ही आप वही पॉइंट ना निकाल दें। तो इसीलिए उन्होंने दो कहा है फाइंड टू अदर पॉइंट्स। तो उसके लिए हम t की कोई भी दो वैल्यूज रख सकते हैं, आप 1 2 रख सकती हैं, मैंने 1 और -1 रख दिया है, इससे दो पॉइंट आ गए। इज दैट क्लियर? हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस में आउट कर रहे हैं। यस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यूज t की, तो उससे हमें x y z, अच्छा हाँ मैं डायरेक्ट कर दिया, शायद इस वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही हो, पर क्योंकि इतना आसान था तो मैंने इस वजह से इसको डायरेक्ट कर दिया। वरना आप स्टेप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप t पुट करके दिखा दें, और x में y z के अंदर आप t की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जो वैल्यूज आ रही है मैंने वो लिख दी डायरेक्ट, आप बीच में स्टेप्स डाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, आई होप के सबको क्लियर हो गया हो।
इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि आपकी होगी 2:30 पर, ठीक है। और इसी टॉपिक को अभी कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल और करवाना है, फिर मैं उससे अगले क्लास में करवा दूंगा, अभी नहीं करवा रहा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अब रुके, मैं जरा अटेंडेंस मार्क कर। 2:30, यस 2:30 मैसेज आ जाएगा आपको। डी वाले बच्चे परेशान ना हो, उनको मैसेज आ जाएगा। अब्दुल रहीम जरा बेटा मैसेज सर्कुलेट कर दें। नहीं, टॉपिक एंड नहीं हुआ, एक सवाल बाकी है, तो वो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। अब्दुल रहीम, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? यस बेटा, जो हमारी बात हुई थी वो आप कम्युनिकेट कर दें अपनी क्लास के अंदर, डी में। बच्चे परेशान हो रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, 2 मिनट रुके, मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ बस। तो फिर ठीक है, मैं दोबारा एक दफ़ा अनाउंस करता हूँ, आपकी जो क्लास होती है वो नहीं होगी 2:30 पे। डी वालों की बात कर रहा हूँ, वो उसकी जगह मैं क्लास कंडक्ट करूँगा, ठीक है। फ्रॉम 2:30 टिल 2 स्लॉट्स होंगे उसके अंदर। अब वो जितने बन रहे हैं 4:30 4:10 जहाँ तक जा रहा है वो चले हैं। होपफुली मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना 4 तक ले आने की। 3:45 या 4 तक मैं टॉपिक वाइंड अप कर दूंगा। टॉपिक वाइंड अप होगा तो हम क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मसला नहीं होगा वो 4:10। तो अगर 3:45 या 4 तक भी हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है तो हम उसको वाइंड अप कर देंगे। इवन के 3:30 भी खत्म हो जाए तो हम क्लास को खत्म कर देंगे। जी बेटा, एक मिनट। Yes, I will put. I will share this on the GCR. ASAP बिल्कुल बिल्कुल हम करते हैं। उससे पहले मैंने जो आप लोगों के सेक्शन सी वालों के मार्क्स कंपाइल कर दिए हैं ऑफ द फर्स्ट क्विज, पहले मैं वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग भी कर देंगे। स्लाइड्स तो नहीं है बेटा, मैं ये इस पर करवा रहा होता हूँ, नोट पैड पर करवा रहा होता हूँ। तो मैं इसके काम करता हूँ, अगर इसका PDF बन गया तो एक PDF बना के आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये उस फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में, तो आई डोंट थिंक सॉफ्टवेयर इसको कॉम्प्रीहेंड कर पाएगा आंसर, क्योंकि ये उससे राइटिंग पैड से लिखा गया है, तो ऑब्वियसली वो फिर इशू हो जाएगा, ठीक है। स्लाइड शेयर करने का फ़ायदा नहीं होगा। बट इन दी एंड जब हमारा लास्ट लेक्चर ख़त्म हो जाएगा फिर भी मैं एक PDF बना के शेयर कर दूंगा, ताकि बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, समराइज तो हो जाएगा। ऑलराइट, यू नो द ड्रिल। मैं आपने रोल नंबर, आप ये बात भी सही है, ये बहुत अच्छी बात की आपने हंसराज, AI का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड। There is a will, there is a way, very good. Today is 8th May, end of 14th week। अच्छा भाई, कोशिश करना है अब जो क्लास होनी है फिजिकल भी और ऑनलाइन भी, उसमें लाजमी प्रेजेंट रहना है सबने।
आखिरी वीक होते हैं, चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं पेपर के हवाले से, फाइनल के हवाले से, तो एब्सेंट नहीं होना है कॉन्सेप्ट को। रोल नंबर 1 से 5।